हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे थे। क्लास 6 और 7th की बुक आपकी कंप्लीट भी हो चुकी हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 11 कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में कुल 13 चैप्टर हैं। आज से आपका 11 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 वीडियो आपको और मिलेंगे और आपकी क्लास 6, 7th और 8th की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए चैप्टर है अध्याय 11, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। और साथ ही में देखिए, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं वे विद्युत के हीन चालक होते हैं, मतलब वे विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखिए, जैसे बात करें कौन कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं, तो जैसे धातुएं, तांबा तथा एल्यूमिनियम ये विद्युत का चालन करने देते हैं। जबकि कुछ धातुएं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे आपका रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये अपने आप से विद्युत का चालन नहीं होने देते हैं। तो ये देखिए, आपका धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमिनियम सुचालक हो जाते हैं, जबकि रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी की बात करें तो ये आपके देखिए विद्युत के हीन चालक हो जाते हैं, या इन्हें कुचालक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, जब संपरीक्षित, टेस्टर को संपरीक्षित हिंदी में कहते हैं, कि दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होते ही बल्ब दीप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, देखिए, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो देखिए, जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तभी तो बल्ब दीप्त होगा। जब अगर विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होगा, वो अपने आप से जाने ही नहीं देगा, तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। बल्ब दीप्त होता है जब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। तो बल्ब कब दीप्त होता है? जब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का जो तंतु होता है वो उच्च ताप पर गर्म हो जाता है, तभी वह दीप्त हो जाता है। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल हो तो फिलामेंट पर्याप्त गर्म न होने के कारण दीप्त नहीं होगा। तो देखिए, अगर विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के ही कारण बल्ब दीप्त होता है, और अगर परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है, मतलब कम आ रही है विद्युत धारा, तो फिलामेंट अगर पर्याप्त मात्रा में गर्म नहीं होगा तो दीप्त नहीं होगा। अभी जैसे ऊपर के पॉइंट में था कि जब फिलामेंट पर्याप्त मात्रा में गर्म हो जाता है तभी बल्ब दीप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, एलईडी। इससे पहले देखिए, यहाँ पर चित्र रखा हुआ है मैंने एक। इसमें देखिए, पूर्ण रूप से परिपथ को विद्युत धारा मिल रही है तो ये बल्ब दीप्त हो गया है, और इसमें विद्युत धारा नहीं मिल रही है, देखिए, तो ये यहाँ पर दीप्त नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, ऊपर ही अभी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़ ये जो होते हैं विद्युत धारा का प्रवाह अपने आप से नहीं होने देते हैं। और ये देखिए, ये इधर साइड इसके प्लास्टिक ही होता है और इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एलईडी। एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त हो जाता है। तो देखिए, बल्ब जो होता है वो दुर्बल विद्युत धारा में दीप्त नहीं होता था, जबकि एलईडी जो होता है आपका, ये दुर्बल विद्युत धारा भी प्राप्त होने पर दीप्त हो जाता है। एलईडी के साथ 2 तार जुड़े रहते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ एलईडी मैंने दिखाई हुई है। ये देखिए, इसमें 2 तार रहते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। इनमें से देखिए, सभी में एक थोड़ा सा लंबा है, इसमें ये और इसमें ये थोड़ा थोड़ा लंबा है। एलईडी को किसी परिपथ से जोड़ते समय इसके लंबे तार को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। तो देखिए, विद्युत धारा जो होती है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। साथ ही में विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। तो जब विद्युत धारा दुर्बल होगी तब भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है, और चुंबकीय प्रभाव तो विद्युत धारा उत्पन्न करती ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु विद्युत का हीन चालक होता है। तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो देखिए, वायु भी विद्युत का चालक है, पर कैसा चालक है? हीन चालक है। अगर तड़ित, जिसको नॉर्मल भाषा में कहा जाता है बिजली गिरना, तो तड़ित के समय भी वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए,
वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को विद्युत के चालकों तथा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा अच्छे चालकों और हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने की को अधिक मान्यता दी जाती है। तो देखिए, जैसे अभी ऊपर ही के पॉइंट में आपने पढ़ा कि वायु विद्युत का हीन चालक तो है, लेकिन तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। उसी से देखिए लगा हुआ ही ये पॉइंट है कि वास्तव में कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें अधिकांश पदार्थों में विद्युत धारण का चालन होने लगता है। तो इसी कारण से विद्युत धारा को अच्छे चालक और हीन चालक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ना कि विद्युत चालक और विद्युत रोधी के रूप में। नेक्स्ट है देखिए, नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त जल शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुल सकते हैं, इसलिए वह विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत का हीन चालक होता है। तो याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल जल नल, हैंडपंप, कुओं द्वारा निकाला जाता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही में आसुत जल जो होता है, शुद्ध जल होता है, वो लवणों से मुक्त होता है। आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कैसा चालक होता है? हीन चालक होता है। क्यों हीन चालक होता है? क्योंकि इसमें देखिए कोई लवण नहीं होते हैं। और नलों, हैंडपंपों का, कुओं का जो जल होता है, इसमें बहुत से लवण घुले रहते हैं, इसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। तो देखिए, विद्युत चालन जिनसे भी होता है वो अधिकांश द्रव जो होते हैं, ये तो अम्ल होगा, क्षार होगा, या तो लवण कुछ ना कुछ उसमें मिला हुआ होगा। अगर वो शुद्ध होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, जैसे आपका आसुत जल हो गया, तो वो आपका क्या होगा? हीन चालक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड को जल में डुबोया जाए और उनके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। किसने देखिए ये दर्शाया था? तो याद रखिएगा, विलियम निकलसन ने 1800 में, ये एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो जैसे ऊपर ही अभी विलियम निकलसन ने दर्शाया कि अगर इलेक्ट्रोड को जल में डुबोया जाता है तो उसके विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उस विलयन में तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं, और ऑक्सीजन के देखिए जो बुलबुले होते हैं धन टर्मिनल से, और जो हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो ऋण टर्मिनल की ओर बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, किसी चालन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। यदि किसी चालन विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग विद्युत लेपन होता है। तो देखिए, विद्युत धारा से के जो रासायनिक प्रभाव होते हैं उसका सामान्य उपयोग क्या होता है? विद्युत लेपन होता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर होते हैं। इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। तो देखिए, जब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो इलेक्ट्रोड पर होते हैं तो क्या क्या होते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव? तो देखिए, ये चीज़ें कुछ यहाँ पर दी हुई हैं कि इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले, इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप, साथ ही विलयन के रंग में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, विद्युत लेपन होता क्या है? विद्युत लेपन अभी आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सर्वाधिक जो सामान्य उपयोग है विद्युत लेपन में होता है। और विद्युत लेपन होता क्या है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ दिखाए गए हैं, तो किसी भी पदार्थ पर अगर विद्युत द्वारा कोई परत निक्षेपित कर दी जाएगी तो वही आपका होता है विद्युत लेपन। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। वही चीज़ देखिए जो ऊपर थी, कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो देखिए याद रखिएगा, कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं क्रोमियम के लेपन के। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, क्रोमियम जो होता है चमकदार दिखाई देता है और यह संक्षारित नहीं होता है। संक्षारित मतलब ये नष्ट नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। आभूषण बनाने वाले सस्ते धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। तो देखिए, बहुत से जो आभूषण चलते हैं चांदी जैसे के लगते हैं, सोने जैसे के लगते हैं, पर वो ओरिजिनल नहीं होते हैं, तो उन पर इनका विद्युत लेपन ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है।
तो टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इससे खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और ख़राब होने से बच जाते हैं। तो देखिए खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए भी यहाँ पर विद्युत लेपन किया जाता है। लोहे के बर्तनों में टिन का विद्युत लेपन कर दिया जाता है, क्योंकि टिन जो होता है कम क्रियाशील होता है लोहे से, ताकि अनाज जो होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है और लोहे के संपर्क में आने से बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे का संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो जो लोहे को संक्षारण मतलब लोहे में आप लोग देखते हैं कि उसमें जंग लग जाता है और लोहा खराब हो जाता है, तो इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ताकि लोहा जल्दी खराब ना हो, वायु के संपर्क में ना आए। नेक्स्ट देखिए CFL, संहत प्रदीप्ति लैंप में पारा प्रयुक्त होता है। CFL जो होते हैं आपके, इसको हिंदी में कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका संहत प्रतिदीप्ति लैंप। इसमें देखिए पारा होता है। साथ ही में LED की बात करें तो इसका देखिए हिंदी में फुल फॉर्म होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अगर LED का एक गुच्छा एक साथ लगा दिया जाए तो LED का एक प्रकाश स्रोत बन जाता है। LED प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। तो देखिए आजकल घरों घरों में LED वाले बल्ब ही रहते हैं, इससे ऊर्जा जो प्रकाश स्रोत की ऊर्जा होती है कम खपत होती है उससे। इस चैप्टर में देखिए इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सभी आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।